हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम सभी लोग क्लास 12th और नीट का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ट्रांसक्रिप्ट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। और हम स्टार्ट करते हैं ट्रांसक्रिप्शन है क्या। हम डिस्कस करते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन का वास्तविक मतलब क्या होता है। ये टॉपिक का नीट और बोर्ड दोनों के मोस्ट इम्पोर्टेंट है और ये टॉपिक मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इफेक्ट चैप्टर से फ्री है। उम्मीद कर रहा हूँ कि इस टॉपिक से रिलेटेड डाउट्स आपके क्लियर करूँगा। 80% डाउट आपका आएगा। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या है, यानी ट्रांसक्रिप्शन वास्तव में है क्या, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, इसके बारे में हम हैं। अगर मैं किसी एक डीएनए से मैं एक डीएनए लेता हूँ, मान लो दिस इज अ डीएनए। डीएनए है, डीएनए से हम क्या करते हैं, आरएनए का स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। यानी डीएनए से हम एक आरएनए बनाते हैं कि कोई एक डीएनए था सेल के अंदर जिससे आरएनए बन रहा है। इस प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन, और नॉर्मली जो आरएनए फर्स्ट टाइम हम फॉर्म करेंगे नोन एट द एमआरएनए, एक एमआरएनए होगा। यानी हम ये कह सकते हैं कॉपी फॉर्म, इसकी कॉपी बनाना, कॉपी फॉर्म ऑफ एनए टू आरएनए, या ऐसा भी कह सकते हैं ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। क्या बोल सकते हैं, ध्यान से देखें, कह सकते हैं ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। कहाँ से कहाँ तक, आप कहेंगे ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू आरएनए। यानी हम कोई जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, इस जेनेटिक इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू आरएनए, डीएनए से आरएनए तक भेज, तो हम इस प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन, यानी हम डीएनए से जो भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो आरएनए तक भेजने का काम करते हैं, और यह प्रक्रिया ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है। यानी डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया में जेनेटिक इंफॉर्मेशन का ट्रांसलेशन होना, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। अब बात करते हैं कि कौन सा जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होता है। तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन डीएनए से आरएनए और आरएनए के बाद में प्रोटीन तक ट्रांसफर होगा, जिसके बीच में आरएनए एक अहम रोल प्ले करता है। बात आती है डीएनए से आरएनए में चेंज क्या होता है। तो मैं अगर बात करूं डीएनए में, तो नॉर्मली थाइमिन एक नाइट्रोजनस बेस होता है, उसकी प्लेस पर यूरेसिल को जोड़ा जाता है। और अगर नाइट्रोजनस बेस की बात कर लें, एडेनिन, ग्वानिन, ठीक है, और साइटोसिन की, कि डीएनए का हूबहू कॉपी किया जाता है आरएनए में। तो ट्रांसक्रिप्शन मीन्स क्या है, किसी भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन को आरएनए तक भेजना, और एक नाइट्रोजनस बेस सीक्वेंस का चेंज होना, इसमें क्या बदलेगा सर, थायमिन की जगह पर यूरेसिल आएगा। दिस इज नोन एज द ट्रांसक्रिप्शन। हम बात करते हैं लोकेशन की, कि ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस कहाँ पर होती है। मैं अगर बात करूँ लोकेशन में, और लोकेशन में मैं ऐड करता हूँ इसके बारे में, हम बात करते हैं लोकेशन में, ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। तो आप देखेंगे, मान लो मेरे पास ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है, दिस इज अ प्रोकैरियोटिक सेल। इस प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर हम मान लेते हैं एक डीएनए है। क्या देखेंगे कि सर ये डीएनए जो प्रोकैरियोटिक सेल में है, ये नॉर्मली साइटोप्लाज्म में होता है, बिकॉज प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर कहीं भी न्यूक्लियस या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स नहीं पाए जाते, यानी उसमें ट्यू न्यूक्लियाई नहीं पाया जाता है। अब इस डीएनए से अगर ट्रांसक्रिप्शन हो रही है, यानी आरएनए बन रहा है, तो डीएनए से अगर यम आरएनए का स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है, ये कार्य साइटोप्लाज्म में होगा। यानी मैं अगर बात करता हूँ किसकी, सर प्रोकैरियोटिक सेल की, तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर ये प्रक्रिया किसके अंदर होती है, तो दिस प्रोसेस कंप्लीट इनसाइड द साइटोप्लाज्म। रिपीट करता हूँ, प्रोकैरियोटिक सेल में यह प्रक्रिया साइटोप्लाज्म के अंदर पूर्ण होती है। लेकिन मैं अगर बात करूँ दूसरे सेल की, किसकी बात करता हूँ, हम लेते हैं यूकैरियोटिक सेल। इस यूकैरियोटिक सेल में क्या होगा सर, इसके अंदर एक न्यूक्लियस होगा, यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी, जो कंप्लीट वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस फॉर्म करता है। उस वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होगा, हम मान लेते हैं एक डीएनए है। उस डीएनए से क्या होगा, आरएनए का फॉर्मेशन होता है, यानी यम आरएनए की स्ट्रक्चर, यम आरएनए की संरचना यूकैरियोटिक सेल के अंदर। मान लो ये एक यूकैरियोटिक सेल है, तो यूकैरियोटिक सेल के अंदर ये पूरी प्रक्रिया किसके अंदर होती है सर, न्यूक्लियस के अंदर होती है। तो अगर मैं बात करूं, ठीक है, दो अलग अलग सेल के बारे में, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर ये पूरी प्रक्रिया साइटोप्लाज्म में होती है, और यूकैरियोटिक सेल के अंदर ट्रांसक्रिप्शन की होल मैकेनिज्म, होल प्रोसेस न्यूक्लियस के अंदर कंप्लीट होती है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट डिफरेंस भी है
क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन जो प्रोसेस है जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करके आरएनए तक ले जाती है, ये बैक्टीरियल सेल में और यूकैरियोटिक सेल में एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करती है। और बस वो मेन डिफरेंस ये है कि एक कार्य साइटोप्लाज्म में होता है और एक कार्य न्यूक्लियस के अंदर होता है। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अगर मैं प्रोकैरियोटिक सेल की बात करूं तो डीएनए से आरएनए बनना या फिर डीएनए टू डीएनए बनना यानी रेप्लिकेशन की प्रोसेस जस्ट एक साथ होती रहती है। जबकि यूकैरियोटिक सेल में डीएनए से डीएनए तो न्यूक्लियस में बनता रहता है, बट उसके बाद में और जो मैकेनिज्म है वो साइटोप्लाज्म में होते हैं, यानी ट्रांसलेशन की प्रक्रिया, जिससे जो एम आरएनए, टी आरएनए, आर आरएनए बनते हैं, ये फिर न्यूक्लियर पोर के माध्यम से साइटोप्लाज्म में जाते हैं और वहां पर जाकर ट्रांसलेशन मैकेनिज्म को कंप्लीट करते हैं। रिवाइज कर रहा हूँ, ट्रांसक्रिप्शन है क्या, इसका मीनिंग क्या है। ट्रांसक्रिप्शन मतलब है कॉपी फॉर्म करना, या आप ऐसा कह सकते हैं जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करना। कहाँ से कहाँ तक, डीएनए से आरएनए तक। चेंज क्या होगा सर, थाइमिन से यूरेसिल को जोड़ा जाएगा। इसके अलावा लोकेशन क्या है सर, प्रोकैरियोटिक सेल में ये प्रोसेस एम आरएनए बनने की प्रक्रिया साइटोप्लाज्म में होती है, जबकि यूकैरियोटिक सेल के अंदर ये सारी प्रक्रिया, ठीक है, साइटोप्लाज्म के अलावा न्यूक्लियस के अंदर पूर्ण होती है। जस्ट मैं बात करता हूँ इसके बाद में की बात कर रहा हूँ, तो जस्ट मैं बात करता हूँ इस प्रोसेस में, ठीक है, फेज के बारे में। हम अगर बात करते हैं ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस किस फेज में होती है, आप देखेंगे ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रोसेस है ये नॉर्मली सेल डिवीजन के उस फेज में होती है जहां पर डीएनए का अमाउंट दोगुना हो रहा हो, बट डीएनए के अमाउंट दोगुना होने के पहले ट्रांसक्रिप्शन का मैकेनिज्म पूरा होता है। जैसे अगर मैं ट्रांसक्रिप्शन की बात करता हूँ तो सेल डिवीजन में एक फेज आती है जिसको हम बोलते हैं इंटरफेज, और इंटरफेज भी 3 फेजों में बटा हुआ है। ऑलरेडी आपने क्लास 11th के चैप्टर सेल डिवीजन में पढ़ा होगा। इसमें जो फर्स्ट फेज आती है उसको हम G1 फेज बोलते हैं, सेकेंड फेज आती है उसे यस फेज बोलते हैं, और थर्ड फेज आती है फेज बोलते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं ट्रांसक्रिप्शन की, तो ट्रांसक्रिप्शन का होल मैकेनिज्म G1 और G2 फेज में पूरा होता है, कभी भी एस फेज में ट्रांसक्रिप्शन नहीं होती। डीएनए रेप्लिकेशन का होल मैकेनिज्म एस फेज में पूरा होता है और कभी भी G1 और G2 में नहीं होती, होती भी है तो रेयर केस में होती है, बट मेन मैकेनिज्म इस फेज में पूरा होता है। यानी इसका जो टोटल ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है इंटरफेज के G1 और G2 फेज में पूरा होता है, ये बात आपको याद रखनी है। अब हम बात करते हैं सबस्ट्रेट की। कुछ स्पेसिफिक सबस्ट्रेट इसमें यूज किए जाते हैं, जैसे मान लेता हूँ जीटीपी यूज किया जाता, जैसे सी किया जाता, ठीक है, जीटीपी, टीपी, एटीपी यूज होता है, ठीक है, और इसके अलावा टीटीपी, सीटीपी, एटीपी के अलावा, ठीक है, डीटीपी का यूज किया जाता है। ये कुछ सब टेस्ट होते हैं, सबका उपयोग करके ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस कंप्लीट की जाती है। अब हम बात करते हैं टेम्पलेट की। अगर मैं टेम्पलेट की बात करूं तो टेम्पलेट कभी भी ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस में जो टेम्पलेट यूज किया जाता है वो नॉर्मली एक ऐसा टेम्पलेट होता है जिसमें एक ही डीएनए की स्ट्रैंड के स्ट्रक्चर को यूज किया जाता है ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को कंप्लीट करने में। जैसे मैं इसको ऐसे समझा रहा हूँ, मान लो मेरे पास एक डीएनए है, इस डीएनए में 2 स्ट्रैंड हैं, बाई हेलिकल स्ट्रक्चर होगा डीएनए। मान लो ये 3' टू 5' इंड वाला स्ट्रैंड है और ये 5' टू 3' इंड वाला स्ट्रैंड है। आप ये देखेंगे इसमें जो एक स्ट्रैंड है 3' टू 5' इंड वाला, हम इसको अभी के लिए मान लेते हैं कि टेम्पलेट स्ट्रैंड है, ठीक है। और इसी प्रकार हम दूसरा स्ट्रैंड मान लेते हैं 5' टू 3' वाला, अभी के लिए हम इसको कोडिंग स्ट्रैंड मान लेते हैं। तो होगा क्या, कोडिंग स्ट्रैंड पर डीएनए से आरएनए बनेगा, यानी एक ही स्ट्रैंड का यूज किया जाएगा और उस पर कॉपी की जाएगी, से आरएनए बनाया जाएगा। ये पॉइंट रिवाइज करता हूँ, टेम्पलेट कौन सा यूज होगा, ओनली वन स्ट्रैंड, एक स्ट्रैंड यूज होगा, और वह ओनली वन स्ट्रैंड क्या होगा, इस ओनली वन स्ट्रैंड इज, ठीक है, टेम्पलेट स्ट्रैंड, एंड सॉरी दिस इज ओनली वन स्ट्रैंड इज द, ठीक है, कोडिंग स्ट्रैंड। और जो क्या करेगा सर, ये कोडिंग स्ट्रैंड कॉपी करेगा, इसकी कॉपी करेगा सर, ये कोडिंग स्ट्रैंड कॉपी करके आरएनए बनाने का काम करेगा। नेक्स्ट अगर मैं एंजाइम की बात करता हूँ, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस में मेन जो एंजाइम रोल प्ले करेगी, इस एंजाइम इज नोन एज द आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। और वो भी कौन सी आरएनए पॉलीमरेज, जो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, ये ट्रांसक्रिप्शन में अहम रोल प्ले करती है। यानी एंजाइम जो है वो आरएनए पॉलीमरेज लगेगी, ओनली आरएनए पॉलीमरेज, और आरएनए पॉलीमरेज भी कौन सी लगेगी,
जो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज हो, यानी डीएनए के बेस पर कार्य करती हो। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम यहाँ पर मेन रोल प्ले करेगी, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस में। तो आपको इतने पॉइंट्स याद रखने हैं। सबसे पहले ये किस फेज में पूरा होगा? सर इसका मैकेनिज्म कंप्लीट G1 और G2 फेज में होगा, और G1 और G2 इंटरफेज के अंतर्गत आते हैं। सबस्ट्रेट जीटीपी, सीटीपी, एटीपी का यूज होगा। टेम्पलेट में केवल एक स्टैंड रोल प्ले करेगा, जहां पर डीएनए से आरएनए की कॉपी की जाएगी। ऐसी स्टैंड को हम कोडिंग स्टैंड कहते हैं। नेक्स्ट की मैं बात करता हूं कि इसमें एंजाइम कौन सा रोल प्ले करेगा। तो जो मेन एंजाइम है उसे हम आरएनए पॉलीमरेज कहेंगे, और जो वास्तव में डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज होता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि बाद में वास्तव में ट्रांसक्रिप्शन क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है। हम मान लेते हैं कि एक डीएनए का एक कंप्लीट स्टैंड है जहां पर ट्रांसक्रिप्शन होने जा रही है। आप क्या देखेंगे कि सर डीएनए के कंप्लीट स्टैंड पर दो स्टैंड फॉर्म होंगे, बिकॉज डीएनए हमेशा बाई हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। इस बाई हेलिकल स्ट्रक्चर में आप क्या देखोगे कि सर एक स्टैंड है, मान लो 3 to 5 ठीक है, मान लो मैं कुछ समय के लिए इसको कोडिंग स्टैंड मान लेता हूँ, और दूसरा स्टैंड है जिसको हम बोलते हैं 5 to 3 इस स्टैंड को हम टेम्पलेट स्टैंड मान लेते हैं। अब थोड़ा ध्यान से देखेंगे। मान लो मैं ऐसी इमेजिनेशन करूं कि एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और एडेनिन, ये हमें इस स्टैंड पर प्रेजेंट था, और हम इसकी कॉपी कर रहे हैं ट्रांसक्रिप्शन में। तो आपको याद होना चाहिए कि कोई भी नाइट्रोजनस बेस सीक्वेंस डीएनए से जब आरएनए पर आता है, तो केवल एक डीएनए बेस के सीक्वेंस को, नाइट्रोजनस बेस के सीक्वेंस को चेंज किया जाता। अदर जितने भी सीक्वेंस होते हैं कोई चेंजिंग नहीं होती। यानी डीएनए पर अगर एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन लिखा हुआ है, तो वहां थाइमिन के प्लेस पर यूरेसिल आएगा। अदरवाइज सारे डीएनए के स्ट्रैंड को ही कॉपी की जाएगी। हम मान लेते हैं एडेनिन, देन थाइमिन की जगह पर यूरेसिल, देन ग्वानिन, देन हम मानते हैं साइटोसिन, देन यूरेसिल, देन एडेनिन, देन ग्वानिन, देन साइटोसिन, और देन एडेनिन आता है। हम अगर दूसरे स्ट्रैंड की बात करते हैं, इसकी भी कॉपी बनाते हैं, क्या देखेंगे सर थाइमिन की जगह यूरेसिल आता है सेकंड वाले फॉर्म में। नेक्स्ट दूसरे की मैं बात करूं, सर एडेनिन आता है, साइटोसिन आता है, ग्वानिन है, नेक्स्ट एडेनिन है, नेक्स्ट यूरेसिल है, नेक्स्ट ग्वानिन है, और नेक्स्ट, ठीक है, साइटोसिन है, नेक्स्ट ग्वानिन है। यानी साइटोसिन के बाद में क्या है सर, ग्वानिन है, ठीक है, और नेक्स्ट लास्ट में क्या है, यूरेसिल है। अब मैं मानता हूं ये स्टैंड जो है वास्तव में 3 to 5 वाला है, और ये जो सेकंड स्टैंड बना है ये 5 to 3 वाला है। यानी मैं अभी ये इमेजिनेशन करा रहा हूँ कि दोनों डीएनए की स्टैंड की कॉपी आरएनए के फॉर्म में की जा रही है। अब क्या होगा, अगर ये दोनों स्टैंड, पहले वाला स्टैंड मान लो एक एमआरएनए बना था, और इसका जो दूसरा वाला स्टैंड है ये भी एमआरएनए बन चुका है। अब दोनों स्टैंड ने एक साथ आगे जाकर प्रोटीन बनाई, तो उस प्रोटीन में फ्यूटाइल कंडीशन देखने को मिलेगा। फ्यूटाइल का मतलब है जैसे कुछ ऐसे स्ट्रक्चर फॉर्म होंगे जो कंप्लीट जेनेटिक इंफॉर्मेशन को प्रोटीन में कैरी नहीं कर पाएंगे। जैसे मैं आपको एक बोझ दे दूं 10-20 ठीक है पेज या चैप्टर को एक दिन पढ़ने का, तो फिर क्या होगा सर, सब कुछ आपस में मिल जाएगा। वैसे ही अगर डीएनए के दोनों स्ट्रैंड एक साथ आरएनए का फॉर्मेशन करते हैं, तो फिर वो फ्यूटाइल कंडीशन में आरएनए तक जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करेंगे। इसलिए अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, हम एनसीईआरटी के अनुसार चलते हैं, तो ये कंफर्म है और क्लियर है कि डीएनए का केवल एक ही स्ट्रैंड क्या करता है, एक बार में आरएनए की कॉपी बनाता है, जबकि दोनों स्ट्रैंड एक बार में आरएनए की कॉपी नहीं बनाते हैं। ये बात हमको याद रखनी है। नेक्स्ट मैं आगे बात करूं, यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लेते हैं। कॉपी बोथ स्ट्रैंड इन सेम टाइम। अगर हम डीएनए के दोनों स्ट्रैंड की कॉपी एक ही समय में करते हैं, तो क्या होगा, कॉपी ऑफ आरएनए इज आल्सो कॉम्प्लीमेंट्री, तो कॉम्प्लीमेंट्री होगा, और डबल स्टैंडर्ड में स्ट्रक्चर फॉर्म कर जाएगा। जिससे क्या होगा, वो ट्रांसलेशन नहीं कर सकता, और अगर ट्रांसलेशन हो भी गई तो प्रोटीन बनेगी वो फ्यूटाइल कंडीशन में जाएगी, यानी वो एक कंप्लीट स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन नहीं कर पाएगी। डीएनए से बनने वाले आरएनए के स्टैंड पर फ्यूटाइल कंडीशन हमें देखने को मिल सकती है। इसलिए कोई भी डीएनए जब आरएनए फॉर्म करता है तो वहां फ्यूटाइल कंडीशन ना आए, इसलिए केवल एक स्टैंड की ही कॉपी की जाती है। नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि वास्तव में डीएनए का कौन सा हिस्सा आरएनए के फॉर्मेशन में या ट्रांसक्रिप्शन में रोल प्ले करता है। पहली बात हमको ये याद रखनी है
कि होल डीएनए सीक्वेंस किसी भी यूकैरियोटिक सेल के अंदर पूरा स्ट्रैंड आप डीएनए आरएनए नहीं बनाता, कुछ पार्ट ही डीएनए के हैं जो आरएनए बनाने का काम करते हैं। मान लो मेरे पास एक डीएनए है, इस पर ये 3 डेज टू 5 डेज स्ट्रैंड देखने को मिलता है और ये दूसरा 5 डेज टू 3 डेज स्ट्रैंड हमें देखने को मिलता है। जब हम इस डीएनए का कंप्लीट स्ट्रक्चर देखेंगे तो हमें ये देखने को मिलेगा कि सर इस डीएनए का जो भी स्ट्रक्चर हम देख पा रहे हैं, मान लो मैं यहाँ से यहाँ तक स्ट्रैंड की बात करता हूँ, आप क्या देखेंगे सर यहाँ से यहाँ तक बनने वाले इस स्ट्रैंड में एक छोटी सी यूनिट है। ये यूनिट क्या करती है सर, ये यूनिट आरएनए का स्ट्रक्चर फॉर्म करती है। इस यूनिट को आप ट्रांसक्रिप्शन यूनिट बोल सकते हो, यानी इसी यूनिट से केवल डीएनए से आरएनए बनेगा, होल डीएनए यूज नहीं होता है। इसका मतलब ये है, मैं रिपीट करता हूँ कि डीएनए एक काफी लंबी संरचना होती है, एक लॉन्ग स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होता है जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता। लेकिन हम अगर डीएनए से आरएनए बनने की बात करते हैं तो डीएनए का कुछ ही सीक्वेंस आरएनए बनाता है, होल सीक्वेंस आरएनए नहीं बनाता। अगर मैं इसके विपरीत चला जाऊं डीएनए रेप्लिकेशन में, तो हम ये देख सकते हैं कि डीएनए का पूरा स्ट्रक्चर डीएनए रेप्लिकेशन में रोल प्ले करता है। डीएनए के स्ट्रक्चर में फॉर्क का फॉर्मेशन करता है और एक नया डीएनए बना लेता है, जबकि डीएनए से आरएनए बनने के दौरान छोटी-छोटी यूनिटें हैं, इनको आप समझने का प्रयास करेंगे। मान लो एक यूनिट ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है, चौथी ये है। ये छोटी-छोटी यूनिटें आगे चलकर क्या करती हैं, आरएनए का फॉर्मेशन करती हैं, ट्रांसक्रिप्शन करती हैं। इस यूनिट को हम ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कहते हैं। अब मान लो कि मैं इस यूनिट को एक छोटी सी ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के बारे में डिस्कस करना चाह रहा हूँ। तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट वास्तव में क्या है और यहाँ क्या-क्या प्रेजेंट होता है। रिवाइज करता हूँ इस पॉइंट को। फुल डीएनए सीक्वेंस नॉट इन्वॉल्व इन ट्रांसक्रिप्शन, some special parts या some smallest sequence of DNA involved in transcription, and this smallest part and sequence is known as the transcription unit. इस ट्रांसक्रिप्शन यूनिट से जो डीएनए बनता है, वो जो आरएनए बनता है उसमें क्या-क्या प्रेजेंट होता है। मान लो मैंने इतने से आरएनए की डीएनए की बात की जो ट्रांसक्रिप्शन में पार्टिसिपेट होने जा रहे हैं, जिनको हमने ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कहा है। तो आप क्या देखेंगे, सबसे पहले यहाँ पर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे जहाँ से ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया स्टार्ट होती है। इस स्ट्रक्चर को प्रमोटर कहेंगे। एक ऐसा हिस्सा जहाँ पर कंप्लीट कोड फॉर्म किया जाता या आप कहेंगे जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी किया जाता है, ऐसे पार्ट को हम ट्रांस टेम्पलेट स्टैंड के साथ, ऐसे पार्ट को कोडिंग स्टैंड या इसको हम मेन स्ट्रक्चर आप ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, या हम और सरल फॉर्म में और बेहतर वर्डों में इसे कह सकते हैं, इसको हम स्ट्रक्चरल यूनिट कहते हैं। यानी यह स्ट्रक्चरल यूनिट है जिससे आगे चलकर क्या होगा, आरएनए का फॉर्मेशन होगा। यानी शुरुआत का कुछ हिस्सा ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का, जहां स्टार्ट होगी ट्रांसक्रिप्शन, उसको प्रमोटर कहते हैं। एक कंप्लीट स्ट्रक्चर जहां से नया पूरा एमआरएनए कोड किया जाएगा, उसको हम स्ट्रक्चरल यूनिट कहते हैं। और इंड पोर्शन में जहां पर ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया बंद होगी, ऐसे पार्ट को प्रमोटर कहते हैं। रिवाइज करता हूं इस बात को। होल डीएनए सीक्वेंस नॉट इन्वॉल्व इन ट्रांसक्रिप्शन, सब स्पेशल पार्ट्स ऑफ डीएनए ओनली इन्वॉल्व इन ट्रांसक्रिप्शन, and whole DNA sequence not involved in transcription, only special parts of DNA, unit of DNA is known as the transcription unit. And unit of DNA is divided into three main parts. One is the one is the parts of DNA start the formation of RNA, this is known as the promoter. And one is the complete code of DNA to RNA, this is known as the structural unit. And last of the process of the transcription is known as the terminator, this portion is known as the terminator. तो ये तीन पार्ट्स होंगे, प्रमोटर, स्ट्रक्चरल और टर्मिनेटर, जो ट्रांसक्रिप्शन में रोल प्ले करेंगे। उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के बाद में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या है। मान लो मेरे पास एक पूरा डीएनए है, इस डीएनए में ये एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है, समझते जाएंगे। डीएनए में ये ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है, फर्स्ट मान लेता हूँ कि यहाँ से ट्रांसक्रिप्शन होने जा रही है। ऐसे मान लेता हूँ कि एक दूसरी ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है, इसको भी हम ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कहते हैं। ऐसे डीएनए में बहुत सारी ट्रांसक्रिप्शन यूनिट हो सकती है। अब उस ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में जहाँ से ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस स्टार्ट होती है, इस पार्ट इज नोन एज द प्रमोटर, इसको हम प्रमोटर बोलेंगे।
जहां पर कोड मैचिंग करके mRNA तक ट्रांसफर किए जाते हैं। या ऐसा मान लीजिए कि थायमीन को चेंज करके यूरेसिल में बदला जाता है, दिस पार्ट इज नोन एज द स्ट्रक्चरल यूनिट। एंड लास्ट पार्ट जहां पर ट्रांसक्रिप्शन बंद होती है, समाप्त होती है कुछ कारणों से, दिस पार्ट इज नोन एज द टर्मिनेटिंग पार्ट या टर्मिनेशन यूनिट। इस प्रकार अगर हम एक डीएनए के सीक्वेंस पर जाएं तो एक छोटी सी यूनिट पर 3 स्ट्रक्चर हो सकते हैं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है? डीएनए में 2 स्ट्रैंड है। मान लो मैंने एक स्ट्रैंड की बात की कि ये 3 टू 5 है, और दूसरे की बात किया सर ये 5 टू 3 है। होगा क्या? आपको अभी इसके पहले मैंने समझाया था कि जब कोई ट्रांसक्रिप्शन डीएनए से आरएनए बन रहा होता है तो उस दौरान दोनों स्ट्रैंड पर एक साथ आरएनए नहीं बनता। अगर ऐसी कंडीशन आती है तो प्रोटीन बनेगी और फ्यूटाइल हो जाएगी। और ऐसे कंडीशन में हम कुछ वायरस को अगर ले लें जिनको रिट्रोवायरसेज कहते हैं, वहां पर ऐसी कंडीशन बनती है तो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए एसएस आरएनए का फॉर्मेशन होता है। अब मान लो कि मेरे पास एक डीएनए का स्ट्रैंड ये है और दूसरा ये है। पहला जिस पर कोड किया जाता है उस स्टैंड को कोडिंग कहेंगे, और जिस पर कोड जिसके अगेंस्ट बनाया जाता, यानी मान लो मेरे पास 2 स्टैंड है। इस स्टैंड पर क्या है सर? एडेनिन है, थाइमिन है, ग्वानिन है, साइटोसिन है, एडेनिन है, थाइमिन, ग्वानिन, और साइटोसिन है। इसका उल्टा क्या होगा सर? थाइमिन है, एडेनिन है, साइटोसिन है, ग्वानिन, एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन और ग्वानिन है। अब मैं मान लेता हूं कि इस स्टैंड की कॉपी तैयार की जा रही है। तो जब आप देखोगे कि इस स्टैंड की कॉपी तैयार हो रही है, क्या देख सकते हो कि सर इस स्टैंड की कॉपी में जो mRNA बन रहा है उसमें क्या कॉपी होगी सर? एडेनिन होगा, यूरेसिल होगा, ग्वानिन होगा, साइटोसिन होगा, एडेनिन, यूरेसिल, ग्वानिन, साइटोसिन और साइटोसिन बनेगा। जस्ट मैं दूसरे की बात करूं, इस स्टैंड पर कॉपी होगी, बट इस स्टैंड पर कॉपी एक ही समय नहीं होगी। तो जिस स्टैंड की कॉपी बनी है उस स्टैंड को कोडिंग स्टैंड कहेंगे। मैं इस बात को रिवाइज कर रहा हूं, यानी डीएनए से आरएनए बनने के दौरान दोनों स्टैंड एक साथ इन्वॉल्व नहीं होते, केवल एक स्टैंड को ही इन्वॉल्व किया जाता है। और जिस स्टैंड को इन्वॉल्व करके यम आरएनए बनाया जाता उस स्टैंड को कोडिंग स्टैंड कहते हैं। जो दूसरा स्टैंड है ये भी एमआरएनए बना सकता है, बट दूसरे समय बना सकता है। और ध्यान रखेंगे इस स्टैंड का बना हुआ एमआरएनए इस स्टैंड के जैसा होगा और इसका कॉपी होगा, तो इस स्टैंड को हम टेम्पलेट स्टैंड कहेंगे। पॉइंट रिवाइज करता हूं। मैं क्या बता रहा हूं? डीएनए दोनों स्टैंड की कॉपी एक साथ नहीं करता। एक स्टैंड की कॉपी एक बार में होती है, जबकि दूसरे स्टैंड की कॉपी दूसरे टाइम में होती है। जिस स्टैंड की कॉपी एक बार में होती है उसको हम कोडिंग स्टैंड बोलते हैं, बट जिस स्टैंड के जैसे बनाया जाता उसको हम टेम्पलेट स्टैंड कहते हैं। ये पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन आ सकते हैं, ये आपके माइंड में होना चाहिए। लास्ट टाइम रिवाइज कर रहा हूं, डीएनए बोथ स्टैंड आर नॉट कॉपीड इन सिंगल टाइम। वन स्टैंड कॉपी देन अदर स्टैंड आर कॉपी। One strand copy first time, this is known as the coding strand, and this RNA is same as the other strand, and this strand is known as the template strand. This is most important concept. Next आगे बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट पर। मैं अगर बात करूं इसके बाद में डीएनए के ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के बाद में प्रोसेस की बात करता हूं। ठीक है, एक पॉइंट यहाँ और जान लेते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में ठीक है टेम्पलेट स्टैंड या फिर ठीक है कोडिंग स्टैंड का मतलब क्या है? किसी भी स्टैंड में जहां पर डीएनए से आरएनए बन रहा हो उसके ऐसे एंड पर जहां पर 5 टू 3 ध्यान से सुनना, जहां 5 टू 3 फास्फेट हो और जहां पर कोई पार्ट ऐसा हो जो कोडिंग करने जा रहा हो। तो यानी अगर मैं इस स्टैंड पर जाऊं, कोडिंग स्टैंड किसे कहेंगे सर? जहां पर 5 टू 3 पर एक स्ट्रक्चर प्रमोटर प्रेजेंट होगा उसे हम कोडिंग कहेंगे। रिपीट करता हूं, डीएनए के स्टैंड पर 5 टू 3 एंड पर जो प्रमोटर प्रेजेंट है वो कोडिंग स्टैंड है, और उसी पर 3 टू 5 एंड पर जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है उसको हम ठीक है टर्मिनेटर बोलते हैं, या उसको हम टेम्पलेट स्टैंड बोलते हैं। ये कॉन्सेप्ट भी आपको आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं और अब स्टार्ट करते हैं प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस किसकी उपस्थिति में पूरा होता है ये हमें जानना है। तो हम ये जानते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस में कुछ प्रोटीन्स और कुछ आरएनए या कुछ एंजाइम की आवश्यकता होती है। प्रोटीन फैक्टर के फॉर्म में होते हैं, कुछ फैक्टर्स मेन रोल प्ले करते हैं,
जैसे कि दो फैक्टर, वन इज नोन एज द सिग्मा फैक्टर। सिग्मा फैक्टर का अहम रोल होता है ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट कराने में, और दूसरा जो फैक्टर प्रेजेंट होना चाहिए उसको हम बोलते हैं रो फैक्टर। यानी रो फैक्टर और सिग्मा फैक्टर ये मेन रोल प्ले करते हैं किसी ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में। अब सिग्मा फैक्टर रो फैक्टर के साथ में एक अहम मोस्ट इंपोर्टेंट एंजाइम रोल प्ले करती है, एंड दिस एंजाइम इज नोन एज द आरएनए पॉलीमरेज। यानी पूरी ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया आरएनए पॉलीमरेज कंप्लीट करती है, लेकिन उसको शुरुआत कराने और एंड कराने का काम दो प्रोटीन का है, जिसको हम रो फैक्टर और सिग्मा फैक्टर कहते हैं। फुल ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस जो है वो 3 स्टेपों में बटी हुई है। यानी ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस स्टेप्स डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट इज नोन एज द इनिशिएशन, सेकंड इज नोन एज द इलोंगेशन, एंड थर्ड इज नोन एज द टर्मिनेशन। रिवाइज करता हूँ। Process of transcription complete in presence of the RNA polymerase enzyme, and this RNA polymerase enzyme active in presence of the sigma factor and complete the process in presence of the rho factor. यानी two factors and one enzyme, इसे known as the RNA polymerase। और अभी मैंने शुरुआत में बताया कि this RNA polymerase is DNA dependent RNA polymerase जो ट्रांसक्रिप्शन प्रक्रिया पूर्ण करती है। इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन ये तीन मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेप्स हैं ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया में। आइए एक एक को हम समझते हैं कि इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं इनिशिएशन की। व्हाट इज इनिशिएशन? अगर मैं इनिशिएशन की बात करूं, आप क्या देखेंगे कि मान लो हमारे पास ये एक डीएनए है, कंप्लीट डीएनए का स्टैंड है। इस डीएनए के स्टैंड पर मैंने अभी आपको बताया कि किसी भी डीएनए के स्टैंड पर आप ये देखेंगे कि होल स्ट्रक्चर आरएनए नहीं बनाता, और उस डीएनए का एक छोटा सा पार्ट या यूनिट आरएनए बनाता है, इसको ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कहते हैं। अब मान लेता हूं इसके इस वाले एंड पर प्रमोटर है और इस वाले एंड पर क्या है, टर्मिनेटर है। इससे आपको ये कंफर्म हो रहा होगा कि सर इस प्रमोटर से लेकर इस टर्मिनेटर तक ही आरएनए की कॉपी की जाएगी, यानी डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन किया जाएगा। इनिशिएशन क्या है? हमारे पास ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है। ध्यान रखेंगे, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम के अलावा अदर एंजाइम, हेलिकेज, लाइगेज, टोपोइसोमरेज या अन्य किसी भी एंजाइम की आवश्यकता इस ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया में नहीं होती। जब मैं आपको आरएनए पॉलीमरेज डीएनए पॉलीमरेज या आपको डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस पढ़ाता हूं, तो मैं बताऊंगा कि वहां पर एक से अधिक एंजाइमों की आवश्यकता होती है, लेकिन ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया में ओनली आरएनए पॉलीमरेज रिक्वायर होता है और किसी भी एंजाइम की आवश्यकता नहीं होती। इनिशिएशन का मैकेनिज्म है क्या, ध्यान से समझते हैं। हमारे पास ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है। इस आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम पर एक फैक्टर होगा जिसको हम बोलते हैं सिग्मा फैक्टर। हम मान लेते हैं एक समय तक ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम से सिग्मा फैक्टर आकर जुड़ जाता है। आप क्या देखेंगे, जब आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम से सिग्मा फैक्टर आकर जुड़ेगा, तो जैसे ही सिग्मा फैक्टर आकर जुड़ता है, आप देखेंगे कि वो आरएनए पॉलीमरेज की प्रक्रिया को, यानी आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम को एक्टिव कर देता है। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जैसे एक्टिव होता है, आप क्या देखेंगे, सर ये जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है ये अब रीड करेगा कोड को। कहाँ रीड करेगा? सर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम इस डीएनए के ऊपर कहाँ पर भी उसको ट्रांसक्रिप्शन करनी है, कोडिंग करनी है, उसे रीड करता है विद सिग्मा फैक्टर। और जैसे ही कोड रीड होता है, क्या होता है, यम आरएनए बनना प्रारंभ हो जाता है। ये कार्य प्रमोटर से टर्मिनेटर के बीच में किया जाता है, और ये जब से ही सक्सेसफुल इनिशिएशन होता है, सिग्मा फैक्टर वहां से लीव कर जाता है। तो इस पॉइंट को रिवाइज करता हूं। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम मेन रोल प्ले करेगी, सिग्मा फैक्टर आरएनए पॉलीमरेज से जुड़ेगा, और जुड़ते ही क्या होगा, आरएनए पॉलीमरेज से जुड़ने के बाद सिग्मा फैक्टर कोड रीड करना प्रारंभ करेगा आरएनए की स्टैंड पर। जैसे ही कोड की रीडिंग हो जाएगी, कोड की रीडिंग के बाद ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है और सिग्मा फैक्टर हट जाता है। इस प्रक्रिया को इनिशिएशन कहते हैं। जस्ट इसके बाद मैं बात करता हूं इलोंगेशन की। इलोंगेशन क्या होगा? सर इनिशिएशन के बाद में ये प्रक्रिया कंटिन्यू जारी रहेगी। ध्यान से देखेंगे, मान लो ये प्रक्रिया क्या है, इलोंगेशन की। इस प्रक्रिया में आप क्या देखोगे, ठीक है, आप ये देखेंगे कि सर इलोंगेशन की प्रक्रिया में हमें ये देखने को मिल रहा है। दोबारा से देखें इलोंगेशन क्या है। ठीक है, मान लो मेरे पास स्ट्रक्चर, ठीक है, एक डीएनए का है, यहाँ होने जा रहा है इलोंगेशन। इसके पहले क्या हो चुका था, आप कहेंगे इनिशिएशन। अब आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम कहाँ पहुंच चुका है, डीएनए की स्टैंड पर।
ये आगे बढ़ता जा रहा है। कहाँ बढ़ता जा रहा है? आप कहेंगे जैसे-जैसे आगे बढ़ रहा है और जैसे-जैसे ये आगे बढ़ रहा है, ये क्या कर रहा है? एक आरएनए का फॉर्मेशन करता जा रहा है, जिसको हम एमआरएनए बोलेंगे। यानी जैसे-जैसे ये आगे बढ़ता जाएगा, स्टैंड पर एमआरएनए बनाता चला जाएगा। एक निश्चित समय तक, ठीक है, जब तक ये आगे बढ़ता ही जाएगा, तब तक कोड को कॉपी किया जाएगा और उसे एमआरएनए तक भेजा जाएगा। एक एंड पर क्या होगा? एक नया फैक्टर, दिस इज नोन एज द रो फैक्टर। ये फैक्टर आकर जुड़ेगा, किससे जुड़ेगा? आरएनए पॉलीमरेज से। जैसे आपने देखा था कि वहां पर सिग्मा फैक्टर जुड़ा था, यहाँ क्या आकर जुड़ेगा? आप कहेंगे यहाँ पर आकर जुड़ता है रो फैक्टर, और जैसे रो फैक्टर आकर जुड़ेगा, मान लो मैंने स्ट्रक्चर में दिखाया कि सिग्मा फैक्टर ने इनिशिएशन करा के वहां से लीव कर लिया, तो देन आरएनए पॉलीमरेज लगातार कोड रीडिंग कर रही है। कुछ समय बाद में रो फैक्टर आकर जुड़ता है। जैसे रो फैक्टर आकर जुड़ेगा, क्या होगा? पॉलीमराइजेशन की प्रक्रिया टर्मिनेशन में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी इलोंगेशन समाप्त हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा? न्यू स्टैंड, यानी सबसे पहले जैसे ही रो फैक्टर जुड़ता है, इस स्टैंड से जो एमआरएनए है वो अलग हो जाएगा, यानी रो फैक्टर के जुड़ते ही एमआरएनए लीव करता है, अलग होता है, और एमआरएनए लीव करने के बाद आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम ही हट जाती है। इस प्रक्रिया को हम टर्मिनेशन कहते हैं। रिवाइज करता हूँ। सिग्मा फैक्टर के पहले सिग्मा फैक्टर आरएनए पॉलीमरेज से जुड़ता है, इनिशिएशन स्टार्ट करता है, कोड रीडिंग जारी रहती है। कुछ समय बाद में कोड रीडिंग जब तक जारी रहेगी वो इलोंगेशन है। कुछ समय बाद में क्या होगा? सर एक नया फैक्टर रो फैक्टर आरएचओ फैक्टर आकर जुड़ता है। सबसे पहले आरएनए का स्टैंड अलग होता है जो बना हुआ था, देन उसके बाद में आरएनए पॉलीमरेज लीव करती है, और फिर वो एमआरएनए एक स्ट्रक्चर में जेनेटिक कोड इंफॉर्मेशन को कैरी करता है और फिर आरएनए के फॉर्म में अलग हो जाता है। इस होल मैकेनिज्म को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। पूरी प्रोसेस को रिवाइज कर रहा हूँ। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब है डीएनए के जेनेटिक कोड को आरएनए तक पहुंचाना। ट्रांसक्रिप्शन का जो लोकेशन है, यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस है, प्रोकैरियोटिक सेल में साइटोप्लाज्म में होता है। ट्रांसक्रिप्शन का जो मेन कॉन्सेप्ट है, मैंने बताया कि होल डीएनए सीक्वेंस ट्रांसक्रिप्शन नहीं करता, उसके कुछ स्पेसिफिक पार्ट ही ट्रांसक्रिप्शन करते हैं, जिनको हम ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कहते हैं। एक यूनिट पर प्रमोटर, टर्मिनेटर और स्ट्रक्चरल जीन्स प्रेजेंट होती है। यहाँ ये भी बताया गया कि कुछ सबस्ट्रेट्स और कुछ एंजाइम रोल प्ले करते हैं, जैसे आरएनए पॉलीमरेज जो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज होती है। फिर मैंने बताया कि ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया में जो यूनिट है, उसमें कौन सा स्टैंड कोडिंग है और कौन सा टेम्पलेट है। फाइनल आपने इलोंगेशन, टर्मिनेशन और इलोंगेशन, इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन का मैकेनिज्म कंप्लीट किया है। उम्मीद करता हूं कि आपको कि कंप्लीट स्ट्रक्चर या कंप्लीट मैट्रिक्स ट्रांसक्रिप्शन का समझ में आ गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो समझ में आती है, आपको ऐसा लगता है कि बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, तो कृपया वीडियो को लाइक भी करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे हमें हमें मनोबल मिलता जाए, और कमेंट करके बताएं कि कितने पार्ट्स आपको समझ में आते हैं या आपको बाउंस कर जाता है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।